हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लास 10th का टॉपिक है, 11th में भी है, 12th में भी है, सब जगह काम आता है। तो अभी हम लोग इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसको धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑल्सो नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। आयन, मैं सिर्फ इसी को एक बार अंडरलाइन कर देता हूं। आयन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कहीं ना कहीं रिलेट तो करेगी आयन से, मतलब ये तो समझ में इतना तो आ ही गया ना कि आयन से ही रिलेट करने वाली है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलो मैं इसको बता देता हूं पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। देखो, ये होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब अरे भैया आपने तो बोर्ड पर लिख दिया, समझाओ तो सही ये क्या होता है। आपने बोर्ड पे लिख दिया, ऐसा सोच रहे हो ना? नहीं, समझा रहा हूं यार, सब्र रखो। देखो, कोई भी एक एटम, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब वो कन्वर्ट हो गया ए प्लस में, मतलब कैटायन बन गया ना। यस, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ए में से इलेक्ट्रॉन निकला, वो ए प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सिंपल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ कैटायन। आया समझ में? मतलब आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से सुनो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। देखो, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भैया, ऐसे तो शेर की गुफा में तो हाथ नहीं डालेंगे ना कहीं भी, ऐसे अंदर से थोड़ी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसी को निकालेंगे। उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। किसके आउटर मोस्ट शेल में से? आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आया समझ में? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? यस। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी, जब भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी, अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं इसमें से, ए प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, लो जी। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, IE1 IE2। इसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे कि IE1 IE2 में क्या रिलेशन है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पीरियोडिसिटी, कि आयनाइजेशन एनर्जी में पीरियोडिसिटी कैसे होती है। मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है, मतलब क्या है इसका ग्रेडेशन, वेरिएशन कैसे होता है इसका, तो वो पढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कोई भी एटम अगर पीरियड में चलते हैं तो उसका साइज डिक्रीज होता है। देखो, मैंने पहले भी बताया प्रीवियस वीडियोस में आपको कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी की पीरियोडिसिटी डिस्कस करनी है ना, तो उसके लिए आप इस वाले कंसेप्ट को अपने माइंड में रखो यार। जो ये एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट है ना, इसको अपने दिमाग में सेट करके रखो कि एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो बस फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी, अब तुम लोग ध्यान से देखो यार कि जैसे जैसे हम लोग इसमें चल रहे हैं ना, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पीरियड में और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो अब तुम बोलोगे यार सर आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाते पढ़ाते कहाँ एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक साइज में ले आए। वापस जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे यार, समझो ना। देखो, जैसे जैसे हम लोग एक पीरियड में चलते हैं ना, तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। समझो यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब डिस्टेंस कम हो रहा है
तो न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ग्रिप क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जब ग्रिप ज्यादा हो रही है तो उसको अच्छे से पकड़ के रखेगा, और जब पकड़ के रखेगा तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा या इजी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने आप बता दो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, बढ़ेगी। यस, फिर से सुनो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो क्या होगा, बाइंडिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। जब बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की ग्रिप स्ट्रांग हो गई तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब तुम बता दो यार क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि अब तुम ही बोलोगे सर कि देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर है, यहां पर। जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहां पर है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, उसको ले जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब बहुत ईजी हो जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्यों, यहां पर डिस्टेंस कम है, मतलब डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा। तो ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसमें से और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ इजी होगा, यहां पर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो समझ में आया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। नहीं समझ में आया तो चलो इसके एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम यहां भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, बेचारा ही बोलते हैं यार हम एग्जांपल में, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बेचारा बोलेंगे उसको, बोल देते हैं बेचारा, बेचारा ही है। जब हमारे एग्जांपल में आ गए तो बेचारा ही है। अब देखो कोई भी एक बेचारा बच्चा है ए, अब वो फैमिली में रहता है अपनी, है ना, उसकी फैमिली जो है बहुत अच्छी खासी सी, मतलब एक जॉइंट फैमिली है, या ऐसा बोल देते हैं कि उसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। बेचारे के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स हैं, मतलब पापा भी हैं उसके, ऐसा है कि उसकी मम्मी भी है, उसकी एक बड़ी सिस्टर भी है, उसका एक बड़ा ब्रदर भी है। तो काफ़ी सारे हैं यार, इसका मतलब ऐसे सवाल जवाब करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। अब सडनली होता क्या है कि ऐसे रात को 9 बजे 10 बजे इसके फ्रेंड्स आते हैं, इसके पास बोलते हैं यार चल यार मतलब ऐसे हम लोग ना कुछ मूवी के लिए चलते हैं, या कोई पार्टी वार्टी के लिए चलते हैं, कुछ मूवी के लिए चलते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक ही फ्रेंड्स आए उसको बोला कि चलो यार अपन चलते हैं, वो उठ के और अपना चल देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो कहाँ रह रहा है, अपनी फैमिली में है। फैमिली में मतलब अभी उसके पास में उसके पापा हैं, मम्मी है, दीदी है, भैया है, उन सबका अट्रैक्शन उसके पास है, तो उसको निकालना मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को अगर एक को घर से बाहर निकालना है तो उसके पापा को, मम्मी को, ब्रदर को, दीदी को, सबको कन्विंस करना होगा, सबको मनाना होगा, सबके साथ में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी होगी। समझ में आ रहा है कि यहां पर एनर्जी वेस्ट होगी ज्यादा, क्योंकि एक कहां रह रहा है, अपने फैमिली में। क्लियर। दूसरा एग्जांपल, यही बेचारा बच्चा अगर सपोज यहां रहता ए किसी पीजी में या हॉस्टल में या कहीं रूम लेकर के, और इसके फ्रेंड्स यहां पर आ रहे हैं इसके पास, और इसको बोला कि चलो अपन चलते हैं, एक पार्टी में चलते हैं या मूवी चलते हैं, तो ए को फटाफट से ले जाएंगे। यहां पर एनर्जी वेस्ट होगी, नहीं होगी, बहुत कम होगी, मतलब बहुत कम। क्यों, क्योंकि अब ए और उसके फैमिली के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो एनर्जी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, वो कम हो जाएगी। जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगी। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी, कौन सी अमाउंट एनर्जी की, जो उसको निकालने के लिए चाहिए थी, तो अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। किससे, वो वाले इलेक्ट्रॉन से जो अपनी फैमिली के साथ में था। तो जो फैमिली के साथ में था उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास में है उसको निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो एज साइज इंक्रीजेस ionization enthalpy decreases, as size decreases ionization enthalpy increases।
समझ में आया? क्योंकि साइज डिक्रीज होने से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा, और जब पास आ जाएगा तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो है एनर्जी का वो ज्यादा चाहिए होगा। तो अब देखो आप स्क्रीन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम ग्रुप वाइज बात करते हैं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैल्यूज देखो, आप वैल्यूज पे नजर डालो। लिथियम से जैसे हम सीजियम पर गए और दूसरे ग्रुप में बेरिलियम से जैसे हम बेरियम पर जा रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे डिक्रीज होती चली जा रही है। तो यही हमने कहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, और चाहे वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो चाहे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यस, देखो स्क्रीन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे इंक्रीज हो रही है। देखो सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं लिथियम से लेकर के नियॉन तक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। 500, 900 और 801, 1085, 1400 कैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। आ गया समझ में? तो ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। इसमें आपको एक एक्सेप्शन नजर आ रहा होगा, बेरिलियम से और बोरॉन पर जब आप गए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई ना, ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी, चलो इसको भी समझ लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी आउटर मोस्ट शेल का इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है s कंप्लीट हो गया, यानी क्या हो गया, 1s2 2s2 कंप्लीट। अब बोरॉन के लिए नया इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, p में, तो p में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आ कितने सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको निकालना कंपैरेटिवली क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो ये वाले कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आ गया समझ में कि क्यों बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन p शेल में होने की वजह से उसको निकालना इजी रहा, और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो पीरियोडिसिटी इन आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आया कि हाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अ पीरियड और ग्रुप रेस्पेक्टिवली। आ गया समझ में, क्लियर? इस तरह के और टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखिए, और आपको अगर इस तरह के कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए। और एक चीज ध्यान रहे, वीडियोस को लाइक जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय।